नमस्कार दोस्तों। किसी डॉक्यूमेंट को कोर्ट में किसी पर्सन के अगेंस्ट कब पढ़ा जा सकता है या किसी पर्सन के फेवर में कब पढ़ा जा सकता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करने के बाद आपको लेकर चलूंगा सेक्शन 65 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पहले सेक्शन 67 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी। ये सारी सेक्शंस का ब्रीफ बैकग्राउंड आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछली वीडियो में आपने देख लिया होगा। देखिए दोस्तों, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, एक कोर्ट रूम सिचुएशन बनाने की कोशिश करता हूं जिससे आपको ये बातें आसानी से समझ आ जाएंगी। एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। बी के पास एक प्रॉपर्टी है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, और ए इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है। तो इन दोनों के बीच में कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है और उन डॉक्यूमेंटेशन में से एक डॉक्यूमेंट है रिसिप्ट, रिसिप्ट ऑफ कंसीडरेशन अमाउंट। सपोज ये कंसीडरेशन अमाउंट है 1 CR का, 1 करोड़ का ये कंसीडरेशन अमाउंट है, 1 करोड़ में प्रॉपर्टी बिकनी है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे इंडिया में होता क्या है कि ब्लैक में भी कुछ पेमेंट की जाती है और व्हाइट में थोड़ी पेमेंट की जाती है। कभी कभी ब्लैक में ज्यादा होती है, व्हाइट में थोड़ी होती है, कभी व्हाइट में ज्यादा होती है, ब्लैक में थोड़ी होती है, लेकिन ये सबको जग जाहिर है कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन और एक प्रॉब्लम आती है इसमें कि जब मान लो आपने ब्लैक में किसी ने पेमेंट दे दी, सपोज यहां पर पेमेंट किसको करनी है, ए करेगा, और किसको करेगा, बी को। सपोज ए ने बी को कुछ ब्लैक में कैश अमाउंट पे कर दिया। अब उसके बाद मान लो कोई डिस्प्यूट हो जाता है दोनों में, तो ये पैसा तो हमेशा के लिए गया, इसका तो कोई एविडेंस है ही नहीं। ए कभी भी प्रूव नहीं कर पाएगा कि मैंने बी को कुछ पैसा कैश में दिया था। बट ए क्या करता है, थोड़ा चतुर व्यक्ति है, वो क्या करता है, ठीक है मैं तुमको कैश में पैसा दे रहा हूं और इसको मैं कहीं एविडेंस में भी नहीं दिखाऊंगा, बट आपसे मैं एक इसके रिगार्डिंग एक रिसीट तैयार करवाऊंगा, एक रसीद मैं आपसे तैयार कराऊंगा, और इस रसीद में यही लिखा जाएगा कि मैंने आपको इतना इतना अमाउंट कैश में पे किया या इतना अमाउंट पे किया। कुछ चतुर लोग ये भी नहीं लिखते कि मैंने कैश में पे किया या कैसे पे किया, सिंपल लिख देते हैं कि सपोज इसमें से व्हाइट की अमाउंट 30 लाख और जो ब्लैक अमाउंट है सपोज 70 लाख। तो ये 70 लाख रुपए इसने ए ने बी को दिए और यहां पर एक रसीद तैयार की और उसमें लिखा गया कि बी कहता है कि मैं रिसीव करता हूं ए से 70 लाख रुपीस, और नीचे अपने यहां पर साइन कर देता है और यहां एक विटनेस साइन कर देता है और साथ में अपना थंब इंप्रेशन भी लगा देता है यहां पर भी। तो ये एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। अब इस डॉक्यूमेंट को सपोज कल ये प्रॉपर्टी सपोज बिक गई, बट कुछ दिन के बाद अब दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट आ गया। कोई भी डिस्प्यूट हो सकता है, मैं ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहता इस सिचुएशन में। मानते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन बनी कि एक ए ने एक क्रिमिनल केस डाल दिया अगेंस्ट बी, और इस क्रिमिनल केस को जब डाला गया तो बी जाता है बेल में, बेल मांगने जाता है, और बेल मांगने जब जाता है तो यहां पर ये क्वेश्चन खड़ा कर देता है बी के साथ, देखिए ए मेरे खिलाफ झूठा केस फाइल कर रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे ए से अभी 70 लाख रुपीस और लेने थे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी की कॉस्ट 1 करोड़ है और मुझे इससे 70 लाख रुपीस और लेने हैं। ये इसलिए केस डाल रहा है कि ये इन 70 लाख रुपीस को मुझे देना नहीं चाहता है। अब यहां पर क्या हुआ, क्योंकि ए तो चतुर व्यक्ति था, ये बी भूल गया, टाइम इतना पास हो गया था कि बी भूल गया कि उसने कोई रसीद भी एग्जीक्यूट की हुई है। तो ए ने क्या किया कि साहब देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसने जब एडमिट कर ही लिया है कि ये 1 करोड़ में बिकनी थी प्रॉपर्टी,
तो 1 करोड़ रुपए में ही बिकी है। इसको 30 लाख रुपए हमने बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू दिया एंड 70 लाख रुपीस हमने कैश में दिया, और उसके लिए ये रसीद है जो इसने साइन की हुई है। अब क्या हुआ यहां पर? अब यहां पर ये रसीद क्वेश्चन में आ गई। अगर इस रसीद की ये ऑथरशिप कि ये रसीद पर साइन किसने किए, अगर ये रसीद की ऑथरशिप प्रूव नहीं होती है तो क्या ये रसीद कभी भी बी के अगेंस्ट पढ़ी जा सकती है, या दूसरा शब्दों में कहूं तो क्या ए के फेवर में पढ़ी जा सकती है? कब, कौन सी सिचुएशन में? जब ये ऑथरशिप इस डॉक्यूमेंट की कि ये डॉक्यूमेंट, ये रसीद तैयार किसने की है, इस पर ये एग्जीक्यूशन किसने किया है, ये अटेस्टेशन किसका है, जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता तब तक ये ना तो बी के अगेंस्ट पढ़ी जा सकती है और ना ही ए के फेवर में पढ़ी जा सकती। इसलिए अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को एविडेंस में देना चाहते हैं तो क्या आपको करना पड़ेगा? सबसे पहली बात, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट ने जिस व्यक्ति ने ये दस्तावेज तैयार किया है, जिसके यहां पर साइन है, हस्ताक्षर हैं, जब तक उसकी पहचान नहीं हो जाएगी कि वो कौन व्यक्ति है जिसने यहां पर साइन किए हैं, तब तक इस डॉक्यूमेंट का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। दूसरी बात, और केवल आइडेंटिफिकेशन से काम नहीं चलता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि आपने वो सिग्नेचर प्रूव कर दिए कि किसके हैं, बट अब इसके अंदर कंटेंट क्या लिखा हुआ है, उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, साथ के साथ उस कंटेंट की ऑथेंटिसिटी भी प्रूव करनी पड़ेगी। जो दस्तावेज की अंतर वस्तु है उसकी सत्यता प्रूव करनी पड़ेगी, और जब ये दोनों बातें प्रूव हो जाएंगी देन ही आप कह सकते हैं कि अब किसी पर्सन का कोई राइट है, या किसी पर्सन की कोई लायबिलिटी है, या फिर किसी के कोई ऑब्लिगेशंस है। या तो ऑथर के ही हुए ये राइट, लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन, या दूसरा कोई कंसर्न पर्सन है उसके राइट्स, लायबिलिटी एंड ऑब्लिगेशंस को आप तय कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस डॉक्यूमेंट का कोई यूज नहीं कर पाएंगे। अर्थात मेयर प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट बिफोर द कोर्ट इज नॉट सफिशिएंट प्रूफ। आपको एज पर प्रोविजंस ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम इट इज टू बी प्रूव्ड, इस डॉक्यूमेंट को साबित करना पड़ेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आधार पर। और यही बात कहां कही गई? ये बात कही गई, एक केस है नर्मदा देवी गुप्ता वर्सेस वीरेंद्र कुमार जायसवाल, 2003, वॉल्यूम 8, SCC 745, ये साइटेशन है। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि केवल आपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दिया, उसको मार्क करा दिया, नो, उससे काम नहीं चलेगा। आप उसकी जो ऑथर है उसकी आइडेंटिफिकेशन करो कि वो किसने लिखा, कंटेंट की जो ऑथेंटिसिटी है उसको प्रूव करो, देन ही आप ऑथर के या कंसर्न पर्सन के राइट, ऑब्लिगेशन एंड लायबिलिटीज आप डिसाइड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो अब ये सारी बातें कि आइडेंटिटी कैसे फिक्स की जाए ऑथर की, तो उसके लिए हैं सेक्शंस 65 से लेकर सेक्शन 72 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहूंगा सेक्शन 65। सेक्शन 65 डील्स विद टू थिंग्स, दो बातों से डील करती है। नंबर 1 हैंडराइटिंग, और बीच में और से जोड़ा गया है, और दूसरा है सिग्नेचर। सेक्शन 65 कहती है कि अगर आप किसी पर्सन के अगेंस्ट किसी डॉक्यूमेंट को एज एन एविडेंस प्रूव करना चाहते हैं, ध्यान से सुनो, अगर किसी डॉक्यूमेंट को किसी पर्सन के अगेंस्ट या किसी पर्सन के फेवर में किसी डॉक्यूमेंट को एज एन एविडेंस प्रूव करना चाहते हैं, एज एन एविडेंस पढ़ना चाहते हो, तो वो जब तक नहीं पढ़ी जाएगी जब तक कि उस डॉक्यूमेंट को उस व्यक्ति के द्वारा जो एक्यूज है लिखा हुआ प्रूव नहीं कर दिया जाता।
उसके द्वारा का मतलब उसी के द्वारा, उसी की हैंडराइटिंग में है वो डॉक्यूमेंट। जब तक ये प्रूव नहीं कर दिया जाएगा तो उसकी जो लायबिलिटी है, उसके राइट्स हैं, जो उसकी ऑब्लिगेशंस हैं, वो उसके साथ अटैच नहीं होंगे, वो कभी भी एविडेंस में नहीं पढ़ा जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट में केवल राइटिंग है तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि जिसके खिलाफ एलिगेशन लगाया जा रहा है कि ये हैंडराइटिंग इसकी है, उसकी ही है ये हैंडराइटिंग, ऐसा प्रूव करना पड़ेगा, ऐसा साबित करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर उस पर सिग्नेचर हैं तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि जिसके ऊपर आरोप लगाया है कि ये सिग्नेचर इसके हैं, ये उसी के होने चाहिए। सिर्फ इतनी सी दो बात कहती है सेक्शन 65, तभी ऐसे डॉक्यूमेंट को एविडेंस में यूज किया जा सकता है। आपने अभी पीछे जो रिसीट की हमने बात करी, वहां पर अगर प्रोसिक्यूशन ये प्रूव नहीं कर पाता है कि ये जो रिसीट प्रोड्यूस की गई है 70 लाख रुपीस के लिए, इस पर अगर सिग्नेचर बी के हैं, ये प्रूव नहीं कर पाए, और बी के सिग्नेचर होने से काम नहीं, बी ने ही ये सिग्नेचर किए हैं, ये भी साथ में प्रूव करना पड़ेगा, तब जाकर इस 61 लाख रुपीस का क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अगर ये रसीद पर प्रूव नहीं हो पाया कि ये सिग्नेचर बी के ही हैं, तो फिर ये रसीद बी के अगेंस्ट कभी भी नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 65 में वो तरीके नहीं बताए गए कि किन किन तरीके से आप इस हैंडराइटिंग को या सिग्नेचर को, सेक्शन 65 को दो बातों से आपको याद रखना है, हैंडराइटिंग और सिग्नेचर दोनों में से कोई भी एक, दोनों नहीं। हालांकि हैंडराइटिंग में सिग्नेचर ऑलरेडी इंक्लूड होता है, पीछे मैंने एक वीडियो में बताया था और कैसे होता है समझाया था। इवन देन यहां पर स्पेसिफिकली सिग्नेचर अलग, राइटिंग अलग, उसका पर्पस क्या है वो भी मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया। तो यहाँ स्पेसिफिक तरीके नहीं बताए गए कि आप हैंडराइटिंग को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे या सिग्नेचर को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। बस दो बात की गई, हाँ जिस पर आरोप है कि ये इसकी हैंडराइटिंग है तो प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ उसी की हैंडराइटिंग है, केवल ऐसे ही अजम्पशन से काम नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि वो तरीके कौन से हैं जिनके थ्रू प्रूव किया जा सकता है कि ये हैंडराइटिंग उस पर्टिकुलर पर्सन की है। तो ये सेक्शन 65 में नहीं है, लेकिन साथ के साथ एक सेक्शन 66 और बता देता हूं दोस्तों। सेक्शन 65 डील्स विद टू थिंग्स, हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर्स, बट 66 BSA डील्स विद ओनली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। जब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को आइडेंटिफाई करना होगा, तो अगर मान लो किसी डॉक्यूमेंट पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगाया गया है और वो डॉक्यूमेंट क्वेश्चन में है, तो सबसे पहले यही प्रूव करना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप है, जिस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि ये इसके सिग्नेचर है, ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ इसी का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। सेम बात है लगभग 65 एंड 66 में, बस डिफरेंस ये है कि ऊपर 65 में पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट है और नीचे 66 में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सेक्शन 65 एक्चुअल में कहती क्या है। उससे पहले आप देख लीजिए कि हैंडराइटिंग में साइन हमेशा इंक्लूड होता है और साथ में थंब इंप्रेशन भी इंक्लूड होता है। ये जो 70 लाख रुपीस वाली मैंने अभी आपको रिसीट दिखाई, इस पर सिग्नेचर भी है और थंब इंप्रेशन भी है, तो थंब इंप्रेशन से भी प्रूव किया जा सकता है। तीसरी बात एक और है कि वहां पर विटनेस भी है। तो कितने तरीके से इस रसीद को प्रूव किया जा सकता है, उसकी एग्जीक्यूशन को साबित किया जा सकता है, वो अभी धीरे धीरे बताएंगे। तो पहले मैं दिखा देता हूं आपको सेक्शन 65 की कंटेंट क्या कहता है। देखिए ये है सेक्शन 65 का हेडिंग, प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंडराइटिंग ऑफ पर्सन alleged to have signed or written the document produced। इट मींस यहां पर एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर दिया गया है, और साथ में एक एलिगेशन होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने या तो साइन किया है या फिर ये लिखा है। दोनों में से कोई ना कोई एक एलिगेशन होना चाहिए। तो देखिए कंटेंट अंदर से हम देख लेते हैं कि इसकी बॉडी क्या कहती है। सेक्शन 65 ये कहता है इफ अ डॉक्यूमेंट, कंडीशन है, शुरुआत कंडीशन से होती है, इफ अ डॉक्यूमेंट इज alleged to be signed or alleged to have been written
wholly or in part by any person। सबसे पहले कोर्ट के सामने एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए और एक एलिगेशन होना चाहिए कि इस डॉक्यूमेंट पर किसी पर्सन ने साइन किया है या इस डॉक्यूमेंट को पूरा का पूरा उस पर्सन ने बनाया है या इसके अंदर कुछ छोटा पार्ट इस पर्सन ने बनाया है। तो सेक्शन 65 सेज द सिग्नेचर, अगर साइन करने का क्वेश्चन है तो द सिग्नेचर, और अगर रिटर्न करने का क्वेश्चन है तो द हैंडराइटिंग ऑफ सो मच ऑफ द डॉक्यूमेंट। सो मच ऑफ द डॉक्यूमेंट का मतलब या तो पूरा का पूरा या आधा, उसकी जो हैंडराइटिंग जितनी भी क्वेश्चन में है, एज is alleged to be in that person's handwriting must be proved to be in his handwriting। ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जो इस पर्सन की हैंडराइटिंग है मस्ट बी प्रूव्ड, हर हालत में इसी की हैंडराइटिंग में है, ये प्रूव करना पड़ेगा। ये बात कहती है सेक्शन 65, जो डिटेल में अभी पीछे मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको लेकर चलता हूं कि वो कौन से तरीके हो सकते हैं जिनके थ्रू एक डॉक्यूमेंट को, उस पर लिखी हैंडराइटिंग या उसके सिग्नेचर्स को प्रूव किया जा सकता है। तो टोटल 4 तरीके हैं जिनके थ्रू डॉक्यूमेंट को प्रूव किया जा सकता है, जिनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस जल्दी जल्दी आपको मैं दिखा देता हूं। सबसे पहला तरीका है बाय द एडमिशन ऑफ पार्टीज। जो डॉक्यूमेंट पे पार्टीज हैं जिनके अगेंस्ट एलिगेशन है, 65 में क्या है, एलिगेशन है कि इस पर्सन की हैंडराइटिंग में है ये डॉक्यूमेंट, चाहे वो फोर्जरी की क्यों ना बात हो। फोर्जरी में क्या होता है कि पूरा डॉक्यूमेंट बना हुआ है, एक ये मान लो सपोज ये रसीद बनी हुई है, यहां पर पैसे तो दिए थे ए ने, लेकिन बी ने क्या किया, इस ए के कुछ पार्ट को मिटाकर एंड बी लिख दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो बी लिखा है यहां पर, ये इसी व्यक्ति ने लिखा है जिसके ऊपर आरोप है, यही प्रूव करना पड़ेगा कि ये इसी की हैंडराइटिंग में है बी। तो पहला तरीका कि जो पार्टीज है जिसके अगेंस्ट ये प्रूव होना है वो एडमिट कर ले कि हाँ ऐसे साइन मैंने किए हैं या ये हैंडराइटिंग मेरी ही हैंडराइटिंग है। तो पार्टीज कौन होंगे, देखिए जब एडमिशन की बात आती है तो इसकी डेफिनेशन कहां दी गई है, सेक्शन 15 बीएसए में। कि एडमिशन क्या होता है, तो एडमिशन ओरल भी हो सकता है और डॉक्यूमेंट्री रिटर्न में भी हो सकता है, और सर्कमस्टांसेस हैं कुछ और कुछ पार्टीज हैं। तो पार्टीज कहां हैं, पार्टीज हैं सेक्शन 16 बीएसए में। देखिए यहां पर कहा गया है कि ये पार्टी चाहे तो स्वयं एडमिट कर ले या इनका एजेंट एडमिट कर ले, राइटिंग में एडमिट कर ले या ओरली एडमिट कर ले, तो मान लिया जाएगा कि वो एडमिशन हो गया है। तो यहां पर या तो इस पार्टी ने एडमिट कर लिया या उसके एजेंट ने एडमिट कर लिया कि ये सिग्नेचर मेरे हैं, देन यहां पर ये मान लिया जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा कि ये सिग्नेचर उसी की हैंडराइटिंग में है। इसके लिए आपको सेक्शन देखी थी, सेक्शन 53 बीएसए, और इंडियन एविडेंस एक्ट में 58 हुआ करती थी, जहां पर लिखा था कि फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव। अगर पार्टीज ने किसी फैक्ट को एडमिट कर लिया है तो उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सिग्नेचर एक फैक्ट है, राइटिंग एक फैक्ट है, उसको जब पार्टी ने एडमिट कर लिया तो उसको एविडेंस देकर प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है, प्रोवाइजो भी लिखा है वहां पर, अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं इस एडमिशन से अलग कोई दूसरी एविडेंस चाहिए तो वो फिर लानी पड़ेगी। दूसरी सेक्शन और भी है एडमिशन के रिगार्डिंग, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, सेक्शन 69 बीएसए। जिस पर्सन के अगेंस्ट ये यूज होना है उस पर्सन ने इस हैंडराइटिंग को एडमिट कर लिया है कि हाँ ये मेरी ही हैंडराइटिंग है। सेक्शन 69 में एंड 53 में डिफरेंस क्या है, सेक्शन 53 सारे फैक्ट्स की बात करती है एंड 69 केवल और केवल हैंडराइटिंग एंड साइन की बात करती है, जिसमें थंब इंप्रेशन भी शामिल है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सेक्शन 53 ये बड़ा सर्कल है और सेक्शन 69 इसके अंदर एक छोटा सर्कल है जो केवल लिमिटेड फैक्ट की बात करता है, 53 सारे फैक्ट्स की बात करता है। तो पार्टीज ने अगर एडमिट कर लिया तब भी
प्रूव माना जाएगा। सिविल में देख लीजिए सीपीसी में ऑर्डर 12 रूल 1, मैंने पीछे भी वीडियो में बताया था कि पार्टीज नोटिस देकर कि हाँ मैं तुम्हारे लगाए गए इस केस में लगाए गए इतने एलिगेशंस को एडमिट करता हूं, इतनों को डिनाई करता हूं। और ऑर्डर 10 और रूल 1 देख लीजिए कि फर्स्ट टाइम जब हियरिंग पे आएगा मामला, यहां तो प्लीडिंग्स में एडमिट करना होता है। ऑर्डर 12 एंड रूल 1 में प्लीडिंग्स में एडमिट करना होता है, लेकिन जब ऑर्डर 10 और रूल 1 में पहली बार जब पार्टीज कोर्ट के सामने आती हैं, तो कोर्ट कहेगी इनसे कि आप जो प्लेंट में एलिगेशंस लगाए गए, केस में जो एलिगेशंस हैं, क्या उनको आप डिनाई करना चाहते हैं या एडमिट करना चाहते हैं। तो यहां पर भी अगर पार्टीज ने एडमिट कर लिया है, किसको, यहां पर इस पर्टिकुलर यहां पर किसकी बातें हो रही हैं, हैंडराइटिंग और सिग्नेचर्स की और थंब इंप्रेशन की। थंब इंप्रेशन एक्सप्रेसली लिखा नहीं है, बट यहां पर हैंडराइटिंग में थंब इंप्रेशन शामिल है। तो थंब इंप्रेशन, हैंडराइटिंग और सिग्नेचर को अगर पार्टीज ने एडमिट कर लिया है, तब भी मान लिया जाएगा कि सेक्शन 65 बीएसए कंप्लीट हो गई है, वो सेटिस्फाई हो गई है। अब बात आती है दोस्तों कि मैंने अभी आपको बताया कि एडमिशन जो है वो ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है, क्योंकि सेक्शन 53 को मैंने बताया था कि ये सारे फैक्ट्स के बारे में बात करती है, जबकि सेक्शन 69 छोटा सर्कल इसके अंदर केवल हैंडराइटिंग, सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन के बारे में बात करती है। तो यहां पर जब हम सेक्शन 65 में बात कर रहे हैं, तो क्या यहां पर पार्टी ओरल एडमिशन के थ्रू ये सेक्शन 65 को सेटिस्फाई कर सकती है? क्योंकि एडमिशन तो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, और एडमिट करके किसी फैक्ट को सेक्शन 69 भी कहती है और सेक्शन 53 भी कहती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ओरल एडमिशन से इसको किया जा सकता हो प्रूव सेक्शन 65 को सेटिस्फाई, बिकॉज सेक्शन देखिए 20 बीएसए, इसको कहते हैं हम सेक्शन 22 इंडियन एविडेंस एक्ट, और जहां पर कहा गया है कि ओरल एडमिशंस रिगार्डिंग व्हाट, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो सिग्नेचर, राइटिंग ये कंटेंट में आते हैं। ओरल एडमिशन ऑफ व्हाट, पार्टी, जहां पर ये रसीद तैयार की गई थी और बी के यहां सिग्नेचर थे। सपोज बी ने किसी पर्सन के सामने एडमिट कर लिया था बोलकर कि हाँ इस रसीद पर मैंने एक रसीद बनाई थी, उस पर मेरे ही सिग्नेचर है। तो क्या ये ए उस पर्सन को, तीसरे पर्सन सी को लाकर कोर्ट में प्रूव करा सकता है क्या इसके एडमिशन को? ओरल एडमिशन है ये, नहीं करा सकता, क्योंकि सेक्शन 20 ने स्पेशली एक्सक्लूड कर दिया है कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को जब प्रूव करने की बात आएगी तो ओरल एडमिशन से उनको प्रूव नहीं किया जाएगा। हाँ, एक कंडीशन है, अनलेस अंटिल द पार्टी प्रपोजिंग टू प्रूव इट। कौन सी पार्टी यहां प्रपोज कर रही है इसको प्रूव करने के लिए? ए, ओरल एडमिशन से। तो ये तब, पहली बात तो जनरल रूल है कि आप ओरल एडमिशन से प्रूव नहीं कर सकते, बट एक एक्सेप्शन है कि हाँ आपको ए को पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि ए इज एंटाइटल्ड टू एड्यूस सेकेंडरी एविडेंस। क्यों? क्योंकि जब आप सेकेंडरी एविडेंस की लिस्ट पढ़ते हैं तो ओरल एडमिशन, ओरल अकाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट एक टाइप की सेकेंडरी एविडेंस है, और सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए अपने आप को अगर ये एंटाइटल प्रूव कर देता है सेक्शन 60 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अकॉर्डिंग, देन फिर ओरल एडमिशन से ऐसे कंटेंट को, ऐसी हैंडराइटिंग और ऐसे सिग्नेचर को प्रूव किया जा सकता है। अदरवाइज जनरल रूल यही कहता है कि ओरल एडमिशन से ना तो सिग्नेचर को ना ही हैंडराइटिंग को प्रूव किया जा सकता। तो पहला तरीका हुआ कि पार्टीज ने एडमिट कर लिया है, उसमें से ओरल एडमिशन को हटा दो, अनलेस अंटिल कि सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए वो पार्टी अपने आप को एंटाइटल ना कर दे। दूसरा तरीका, पर्सन एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग, ऐसे पर्सन को ले आइए जो पर्सन ऐसी हैंडराइटिंग से परिचित हो। आपने पढ़ा होगा इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 47, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 41, यहां पर व्यक्ति को, किस व्यक्ति को परिचित बताया गया है। जब कोर्ट को, ये ओपिनियन वाला पार्ट है, जब कोर्ट को किसी पर्सन की हैंडराइटिंग के बारे में ओपिनियन बनानी है कि ये उस व्यक्ति की है, पर्टिकुलर व्यक्ति की, या उसकी नहीं है,
तो कोर्ट ऐसे व्यक्ति की ओपिनियन ले सकती है जो व्यक्ति ऐसी उस पर्सन की, जिस पर्सन के बारे में ओपिनियन बनानी इस पर्सन की हैंडराइटिंग से परिचित है। अब वो व्यक्ति बुलाया जाएगा, वो कह सकता है इसको देख करके ये इसकी हैंडराइटिंग है या इसकी हैंडराइटिंग नहीं है। तो क्वेश्चन आता है कि किस व्यक्ति को कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति एक बी की हैंडराइटिंग से परिचित है। तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण देखिए सेक्शन 41A, और यहां पर बताया गया है 3 तरीके के पर्सन्स जिनको कहा जा सकता है कि ये किसी पर्सन की हैंडराइटिंग से परिचित कहे जा सकते हैं। नंबर 1 बात लिखी हुई है, अगर he has seen the person write, अगर बी को उसने ये साइन करते हुए इस रसीद पर देखा था, बेशक चाहे वो विटनेस नहीं है, बट देखा था, तब भी ये व्यक्ति कहा जाएगा कि इसकी हैंडराइटिंग से ये परिचित है। या फिर अटेस्टिंग विटनेस हो साथ में। कहां लिखा है हमने अटेस्टिंग विटनेस पिछली वीडियो में? सेक्शन 67 आएंगे उस पर भी, लेकिन सेक्शन 67 के थ्रू भी इस अटेस्टिंग विटनेस से प्रूव कराया जा सकता है, उसको एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग कहा जाएगा। और दूसरा तरीका कौन है, कौन व्यक्ति हैंडराइटिंग से, कि मान लो मैं बी को एड्रेस करते हुए लेटर लिखता रहता हूं और बी उधर से जवाब देता है मेरे लेटर के बदले, बी की तरफ से जवाब आते हैं, तो जो बी की तरफ से जवाब आ रहे हैं वो बी की हैंडराइटिंग में है। अब मुझे नहीं पता कि वो एक्चुअल में बी की हैंडराइटिंग में है या नहीं है, बट क्योंकि मैंने बी को एड्रेस करते हुए लेटर लिखे हैं, उनके बदले बी की तरफ से रिप्लाई रिसीव किया है, तो वो जो बी की हैंडराइटिंग से क्योंकि मैंने बी को एड्रेस किया था, इस कारण से वहां से जो लेटर आ रहे हैं उनकी हैंडराइटिंग से मैं परिचित कहा जाऊंगा, और मैं इस बी की हैंडराइटिंग को अब देखकर बता सकता हूं कि ये बी की है या नहीं। तीसरा, इन ऑर्डिनरी कोर्स हैबिचुअली कोई पर्सन किसी व्यक्ति को वो डॉक्यूमेंट सबमिट करता रहता है। सपोज मैंने बताया था कि क्लर्क है, अपने बॉस के सामने रोज डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, बॉस से लेता है डॉक्यूमेंट, बॉस सिग्नेचर करके देता है उसको, नोटिंग करके कि भाई ये करो ये करो ये करो, तो वो अपने बॉस की हैंडराइटिंग को पहचानता है। अगर बी किसी का बॉस है तो बी के क्लर्क को लाकर उसकी हैंडराइटिंग दिखाकर बी की उसको भी प्रूव कराया जा सकता है। ये 3 तरीके हैं एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग वाले पोर्शन में, सेक्शन 41 से भी प्रूव कराया जा सकता है। तीसरा पार्ट है हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की ओपिनियन। एक्सपर्ट कहां है? सेक्शन 39 BSA में, जो पहले सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी। यहां पर कितने टाइप के एक्सपर्ट हैं? पहले 5 टाइप के एक्सपर्ट होते थे, आज की डेट में एनी अदर फील्ड जोड़ दिया तो मैं इसको 6 टाइप के एक्सपर्ट कह लेता हूं, जिनमें हैंडराइटिंग भी अपने आप में एक एक्सपर्ट की कैटेगरी में आता है। और वहां पर थंब इंप्रेशन वाला भी पर्सन जिसको स्पेशली स्किल्ड है, जो पर्सन स्पेशली स्किल्ड है वो पर्सन हैंडराइटिंग एक्सपर्ट और थंब इंप्रेशन, फिंगर इंप्रेशन एक्सपर्ट आएगा। तो इन दोनों एक्सपर्ट की ओपिनियन ले ली जाए, किस तरीके से ली जाती है मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आपने देख ली होगी मैं उम्मीद करता हूं। तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की ओपिनियन से भी इस डॉक्यूमेंट को प्रूव किया जा सकता है कि सेक्शन 65 को सेटिस्फाई करना है कि जो राइटिंग, जो सिग्नेचर कहा जा रहा है कि ये बी के हैं, ये बी के ही हैंडराइटिंग होनी चाहिए, ये बी के ही सिग्नेचर होने चाहिए। तो वो 39 BSE में भी एक्सपर्ट हमको बता सकता है, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट या फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, दोनों की राय ओपिनियन यहां चल सकती है। एक चौथा तरीका और है जो मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बताया, सेक्शन 73 BSA, सॉरी सेक्शन 72 BSA 73 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी, और यहां पर कोर्ट्स की अपनी ओपिनियन हो सकती है, कोर्ट खुद कंपैरिजन कर सकती है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को और अपने सामने लिखवाई गई हैंडराइटिंग और सिग्नेचर्स को, दोनों को मिलाकर अपनी ओपिनियन भी बना सकती है कि ये दोनों एक ही पर्सन के हैं या नहीं हैं। इस तरीके से कि जिस पर्सन पर एलिगेशन है हैंडराइटिंग लिखने का, सिग्नेचर करने का, उसी पर्सन की हैंडराइटिंग है ये, उसी पर्सन के सिग्नेचर हैं ये, यही प्रूव करना पड़ेगा, तभी माना जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट प्रूव हो गया है। अगर ये प्रूव नहीं हुआ, इस 70 लाख रुपीस की रसीद को ले लें, यहां पर अगर ये प्रूव नहीं हुआ कि यहां पर बी के सिग्नेचर हैं, तो ये डॉक्यूमेंट कभी भी बी के अगेंस्ट नहीं पढ़ा जाएगा।
ये थी सेक्शन 65 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अब ये मैं आपके कमेंट से समझ पाऊंगा कि आपको कितनी आई है और कितनी नहीं आई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ लेंगे हम सेक्शन 66 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।